अगर आप सोचते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दोगलापन कहां देखने को मिलता है, तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यूरोप की ओर देखिए। एक तरफ वे खुद को लोकतंत्र और स्वतंत्रता का मसीहा बताते हैं, दूसरी ओर उन्हीं के फैसले ऐसे होते हैं जो उनकी कथनी और करनी के फर्क को उजागर कर देते हैं। आज हम 3 बड़ी खबरों पर बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त टेलीविजन और सोशल मीडिया पर छाई हुई है। पहली खबर यूरोपियन यूनियन की उस चालबाजी की है जिसमें भारतीय रिफाइनरीज पर सैंक्शंस लगाकर वही डीजल पेट्रोल खरीदने की बात हो रही है। दूसरी खबर चीन की उन हरकतों की है जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को रोकने के लिए की जा रही है। और तीसरी खबर भारत और फ्रांस के बीच होने वाली उस डिफेंस डील की है जो भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए सैंक्शंस की। यह कोई सामान्य या साधारण व्यापारिक प्रतिबंध नहीं है, ये सीधा सीधा भारत की ऊर्जा नीति और कूटनीति पर हमला है। यूरोपियन यूनियन ने भारत की उन रिफाइनरी कंपनियों को निशाना बनाया है जो रूसी कच्चे तेल को भारत में लाकर रिफाइन करती हैं। ये वही रिफाइनरीज हैं जिन्होंने यूरोप को उसकी जरूरत के वक्त सस्ते दामों में पेट्रोल, डीजल और अन्य प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराए थे। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया महंगाई से त्रस्त है, भारत की इन रिफाइनरीज ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को संभाला। पर अफसोस की बात है कि वही यूरोप आज भारत की पीठ में छुरा घोंप रहा है। यूरोप का यह रवैया बताता है कि उसके लिए उसके राजनीतिक नाटक और अमेरिका को खुश करना आर्थिक सच्चाई और नैतिकता से ज्यादा जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि सैंक्शंस के साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने यह भी ऐलान कर दिया कि भारत से पेट्रोल डीजल की खरीद जारी रहेगी, लेकिन एक लोअर प्राइस कैप के साथ। यानी हमें तो खरीदना है, लेकिन तुम्हारे मुंह पर तमाचा भी मारना है। अब सवाल उठता है कि क्या इन प्रतिबंधों का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा? इसका उत्तर थोड़ा जटिल है। एक तरफ देखा जाए तो भारत के एनर्जी सेक्टर को कुछ नुकसान जरूर होगा, निवेशकों का विश्वास थोड़ी देर के लिए डगमगा सकता है। पर दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था इतनी विविधतापूर्ण और मजबूत हो चुकी है कि एक क्षेत्र पर चोट से संपूर्ण प्रणाली नहीं हिलती। यही भारत की ताकत है। अब बात करें भारत की प्रतिक्रिया की, तो यह तय है कि भारत इसे यूं ही नहीं जाने देगा। भारत और यूरोप के बीच चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की बातचीत में भारत इस मुद्दे को उठाएगा और शर्तों को अपने पक्ष में मोड़ेगा। भारत की कूटनीति अब परिपक्व हो चुकी है। हम केवल प्रतिक्रिया नहीं देते, हम रणनीतिक जवाब देते हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। भारत और फ्रांस के बीच हो रही 61,000 करोड़ रुपए की इंजन डील। यह डील केवल एक इंजन बनाने की योजना नहीं है, यह भारत की सामरिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। फ्रांस की कंपनी सैफरन के साथ मिलकर भारत अब खुद अपने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाएगा। अभी तक भारत के अधिकतर फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टरों के इंजन विदेशों से आते थे। इससे 2 बड़ी समस्याएं होती थीं। एक तो लागत अधिक आती थी और दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा का जोखिम बना रहता था। लेकिन अब भारत खुद 120 किलो न्यूटन शक्ति वाला इंजन बनाएगा, जो न सिर्फ MCA, AMCA जैसे फ्यूचर फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होगा, बल्कि इससे भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का लाभ भी मिलेगा। इस परियोजना में भारत की कंपनी HAL और फ्रांस की सैफरन मिलकर इंजन डिजाइन करेंगी, उसका परीक्षण करेंगी और उत्पादन करेंगी। खास बात यह है कि यह इंजन केवल तेज गति और सुपर क्रूज के लिए नहीं होगा, बल्कि इसमें स्टेल्थ क्षमताएं भी होंगी। यानी कि यह इंजन आधुनिक युद्ध की हर जरूरत को पूरा करेगा। एक सवाल जो सामने आता है वो यह है कि फ्रांस ही क्यों? इसका उत्तर बहुत सरल है। फ्रांस ने भारत को कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया है, जो अमेरिका या रूस जैसे देश नहीं देते। अमेरिका जहां हमेशा अपनी तकनीक पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है और रूस इस समय युद्ध में उलझा हुआ है, वहीं फ्रांस भारत के साथ एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में सामने आया है। इस डील से भारत को केवल इंजन नहीं मिलेगा, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता का रास्ता खुलेगा। भारत भविष्य में अन्य देशों को भी इंजन निर्यात कर सकता है। यह डील भारत की रक्षा निर्यात नीति को भी मजबूती देगी। साथ ही भारत की वायुसेना को आधुनिक इंजन से लैस फाइटर जेट्स मिलेंगे, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इन तीनों खबरों को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो यह साफ नजर आता है कि भारत अब हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। जहां एक तरफ वह यूरोप के दोहरे मापदंडों का डटकर सामना कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वह अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है और साथ ही आत्मनिर्भरता की राह पर बड़े कदम भी उठा रहा है। आज का भारत अब केवल प्रतिक्रियाशील नहीं है, वह रणनीतिक, निर्णायक और आत्मनिर्भर भारत है, जो जवाब देता है तो पूरे सोच विचार के साथ, जो हमला करता है तो सटीक, और जो संबंध बनाता है तो दीर्घकालिक रणनीति के साथ। आने वाले दिनों में ये 3 खबरें भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और भी मजबूत करेंगी।
इसलिए इन घटनाओं पर नजर रखना न केवल जरूरी है बल्कि गर्व की बात भी है। अब बात करते हैं चीन की। भारत ने बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तरक्की की है वह न केवल प्रशंसनीय है बल्कि कई देशों के लिए प्रेरणा भी बन चुकी है। लेकिन यह प्रगति चीन को रास नहीं आ रही। भारत में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। साल 2025 में भारत ने लगभग $64 बिलियन मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का निर्माण किया था, जिनमें से $24 बिलियन का निर्यात भी हुआ। यह वही भारत है जो साल 2015 में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया में 167वें रैंक पर था। अब यही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के वैश्विक हब बनने की ओर अग्रसर है। इस प्रगति का सबसे बड़ा कारण है भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना, जिसने विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन जैसी कंपनियों ने भारत में भारी निवेश किया है। एप्पल जैसी दिग्गज कंपनी ने भी अपने आईफोन उत्पादन का बड़ा हिस्सा चीन से हटाकर भारत में शिफ्ट कर दिया है और आज भारत से एप्पल के आईफोन का करीब 20% हिस्सा वैश्विक बाजारों में निर्यात किया जाता है। चीन के लिए यह स्थिति निश्चित ही चिंता का विषय है। वह अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का निर्विवादित बादशाह रहा है, लेकिन भारत की यह तरक्की उसकी नींव को चुनौती दे रही है। चीन का डर यह है कि भारत अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में वह अपने वैश्विक दबदबे को खो सकता है। और शायद यही कारण है कि चीन ने भारत पर कुछ अनौपचारिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिनका उद्देश्य है भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन को धीमा करना और कंपनियों की लागत बढ़ाना। ICEA ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि ये प्रतिबंध भारत के मैन्युफैक्चरिंग इंजन के लिए एक गंभीर खतरा है। अगर जल्द ही इस मुद्दे का समाधान नहीं निकाला गया तो भारत के $155 बिलियन के मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। और सिर्फ लक्ष्य ही नहीं, इससे लाखों लोगों की नौकरियां, भारत की वैश्विक छवि और आत्मनिर्भर भारत का सपना भी प्रभावित हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर चीन भारत को किस प्रकार से बाधित कर रहा है। दरअसल चीन अपने सीमा शुल्क नियमों को सख्ती से लागू कर रहा है। भारत से जाने वाले कच्चे माल, कंपोनेंट्स और उपकरणों को चीन की सीमा पर रोका जा रहा है। कई बार इन्हें क्लियरेंस मिलने में दिन नहीं बल्कि हफ्तों लग जाते हैं। इससे भारतीय कंपनियों को अपना उत्पादन ठप्प करना पड़ता है और उनके ऊपर अनावश्यक लागत का बोझ बढ़ता है। दूसरी ओर चीन भारत के बढ़ते एक्सपोर्ट को रोकने के लिए विश्व व्यापार मंचों पर भी कूटनीतिक चालें चल रहा है। वह वैश्विक कंपनियों को संकेत दे रहा है कि भारत की सप्लाई चेन भरोसेमंद नहीं है। चीन के इस प्रकार के प्रयास भारत के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। भारत की सरकार और उद्योग जगत के लिए यह समय बेहद सतर्क रहने का है। चीन की रणनीति केवल आर्थिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। वह भारत को यह जताना चाहता है कि चाहे वह जितना भी आगे बढ़ जाए, उसका असली कंट्रोल अभी भी चीन के हाथ में है। परंतु भारत आज का भारत है। यह वो देश है जिसने वैश्विक महामारी के दौर में दुनिया को वैक्सीन दी, जिसने चांद पर तिरंगा फहराया और जिसने रक्षा क्षेत्र से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। भारत सरकार भी इस मसले को हल्के में नहीं ले रही। वाणिज्य और वित्त मंत्रालय इस विषय पर गहन समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही यह भी विचार किया जा रहा है कि चीन पर किस प्रकार से काउंटर एक्शन लिया जाए। यही समय है जब भारत को आत्मनिर्भरता को केवल नारा नहीं बल्कि वास्तविकता बनाना है और इसके लिए हर एक नागरिक को, हर एक कंपनी को और सरकार को मिलकर काम करना होगा।